नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आपका सजीव जगत, पेड़ पौधे एवं जंतु। तो इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अपने, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और अच्छा कर सकते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर सजीवों को 5 जगतों में डैश विभाजित किया था। तो आपको बताना कि जो सजीव होते हैं, लिविंग्स होते हैं, उनको 5 जगतों में किसने डिवाइड किया था? तो वे थे आपके आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, क्या नाम था इनका? आर.एच. व्हिटेकर। जीवाणुओं का अध्ययन डैश जगत में किया जाता है। तो जो जीवाणुओं का अध्ययन होता है, जो जीवाणुओं की स्टडी होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनेरा। तो उसको कहते हैं मोनेरा जगत। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम बताना है। तो वे हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। डैश के कारण दही जमती है। तो आपको बताना कि किस चीज़ के कारण दही आपकी जमती है? तो वो है जीवाणु के कारण दही जमती है। मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव हैं। तो गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव कौन से होते हैं? आपके कवक, फंगस। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। तो बेकरी उद्योग में जो आपका प्रयोग किया जाने वाला कवक है, उसका नाम है यीस्ट, यानी कि खमीर, जिसके आपके ब्रेड वगैरह बनते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे लाइकेन यानी कि शेक, सहजीवी का उदाहरण है। ठीक है, इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं। सहजीवी यानी कि 2 जीव एक साथ रहते हैं, ये यहाँ पे बता भी रहा है, एवं एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं। ये दोनों जीव हैं। तो कवक और शैवाल जो है एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? तो लाइकेन जो है आपका वायु प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पादप जगत के जनक हैं। तो पादप जगत के जो जनक हैं, फादर हैं पादप जगत के, उनका नाम है थ्रियोफेस्टस। क्या नाम है? थ्रियोफेस्टस। डैश एक वृक्ष नहीं है। तो केला, केले को वृक्ष में इंक्लूड नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अमरवेल उदाहरण है। तो आपको बताना है कि अमरवेल किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये है आपका रेशेदार जड़ का। किस चीज़ का उदाहरण है? इसकी जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। तो आलू, प्याज, अदरक जो आप इनका भाग खाते हो, उसको तना वाला भाग होता है। बाष्पोत्सर्जन होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है आपका पत्तियों के द्वारा जल का बाष्प के रूप में निकलना, यही होता है आपका बाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे कम आपका होता है वायलेट, यानी कि बैंगनी। नागफनी यानी कि कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है तने में। किस में होता है? तने में होता है। पौधों का प्रजनन अंग है। तो पौधों का जो प्रजनन अंग है वो होता है फूल। द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। तो द्वितीयक जड़ का जो उदाहरण बताया गया है वो है घास। क्या है? घास। सब्जी के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला आलू है। तो हमारा जो सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है सर्वाधिक रूप में, उसका नाम है तना। क्या है? तना। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि एक सेकेंड, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है। तो जो कली का मेन पार्ट होता है, जो छोटी पत्ती की तरह दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। अमरवेल उदाहरण है। तो अमरवेल किस चीज़ का उदाहरण है? परजीवी जड़ का।
किस चीज़ का? परजीवी जड़ का जो है आपका एग्जाम्पल है अमरवेल। अमरवेल क्या करता है, किसी भी पेड़ पर लपट मतलब चारों तरफ फैल जाता है और उसी से जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। खाई जाने वाली जड़ें हैं, तो खाई जाने वाली जड़ें कौन सी हैं आपकी? आपकी गाजर, मूली, शकरकंद। फूलों के फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, ये हैं, तो इनको कहते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सिरा विन्यास। किस नाम से? सिरा विन्यास के नाम से इनको जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में जिस रूप में संचित होता है, तो आपको बताना है कि पौधों में किस रूप में संचित होता है, तो ग्लूकोज या फिर सरल शर्करा। आगे चलते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं आपके अवस्तंभ जड़। क्या? अवस्तंभ जड़। हमारे आसपास में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण जो है हमारे आसपास की जितने भी पेड़ हैं उनकी जड़ हरी होती हैं, केवल और केवल पर्णहरित के कारण। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसाल होते हैं। इसका प्रमुख कारण है, तो इसका रीज़न बताना कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपके डेजर्ट एरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें मांसाल होती हैं, तो इसका रीज़न है खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण मांसालदार होती हैं। तो जो मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया के जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें जो खाद्य पदार्थ हैं वो उनका संग्रहण करती हैं, तो इसलिए वे मोटी होती हैं, मांसालदार होती हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका कारण है, तो इसका कारण है ऐसा वाष्पो उत्सर्जन रोकने के लिए करते हैं, जिससे उनका पानी कम मतलब बाहर निकले, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पत्तियां गिरी होती हैं, पानी की कमी होती है, जिससे पानी की कमी ना हो पेड़ पौधे में। आगे बात करेंगे। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? तो ये कह रहा है कि हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? तो इसका रीज़न है कि हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक बात है, जिसके कारण क्या होता है आपका, जिसके कारण होता है आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन मुक्त होती है। और रात में क्या करते हैं, रात में उल्टा काम करते हैं, रात में ये ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर निकालते हैं। आगे बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सौर ऊर्जा यानी कि सूरज का प्रकाश, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना है, ये आपके विषर्पी लता। क्या है ये? विषर्पी लता। मनी प्लांट, मटर, अमरवेल है, तो ये आपके आरोही लता हैं। क्या है आपके? आरोही लता। कमल, हाइड्रिला, जल जल लिली उदाहरण है आपके जलोद्भिद। ये किस चीज़ के उदाहरण? आपके जलोद्भिद के। नागफनी, एकाशिया, यूफोबिया उदाहरण है ये आपके मरुद्भिद के। किसके? मरुद्भिद के। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया, तो खेजड़ी के वृक्ष को। कौन से वृक्ष को? खेजड़ी। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह जिस कारण से होते हैं, तो उसका रीज़न है जलवायु। जंतुओं में जो भी धारीदार चिन्ह पाए जाते हैं उसका रीज़न होती है आपके एनवायरनमेंट यानी कि जलवायु वहाँ की जहाँ पे भी रहते हैं। वह जानवर जो अंडे देता है उसको कहते हैं पेंगुइन, ठीक है। वह जानवर जो पहले
अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, उसका नाम है जिराफ। पहले एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाएगा, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाएगा। हमारे आसपास में पाए जाने वाले जानवरों में से किस जानवर का मनोरंजन के लिए भी प्रयोग किया जाता है? तो आपका बंदर का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे बोल रहे हैं ये, सूची के पास एक पालतू गाय है, ठीक है। उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि वह बच्चे देती है। तो जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, यानी कि मैमल्स मतलब जिनके स्तन होते हैं वो सब बच्चे देते हैं और जिनके स्तन नहीं होते वो सब अंडे देते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना कहलाता है। ये कहलाता है आपका पशुपालन। क्या? पशुपालन। जंतुओं का वर्गीकरण जिन जिन आधारों पर होता है, तो किन किन आधारों पर होता है? पोषण, आवास और शारीरिक संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण होता है। युग्म सुमेलित करने हैं आपको। स्तनधारी में आपका आ जाएगा बंदर, ठीक है। अब आपको बताना कि युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम है, ये क्या है? आपके प्रोटोजोवन। क्या बोलते हैं इनको? ये आपके सारे प्रोटोजोवन में आते हैं। पौधों और जंतुओं के बीच सहयोजक कड़ी है, तो पौधों और जंतुओं के बीच जो सहयोजक कड़ी है उसका नाम है युगलिना। क्या नाम है? युगलिना। युगलिना आपके पौधों और जंतुओं के बीच में आती है, जिसके अंदर दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, आपके प्लांट्स वाले भी और आपके एनिमल्स वाले भी। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे कि स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाली अस्थि है। तो स्तनधारियों के कान में जो पाए जाने वाली अस्थि है उसका नाम है मेलियन, इनकस और स्टेप्स। क्या नाम है? मेलियन, इनकस और स्टेप्स। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2009 को। कब? 5 अक्टूबर 2009 को। भैंस एवं बगुला के बीच संबंध है, तो ये दोनों क्या होते हैं? आपके सहजीवी संबंध है, ठीक है। ना उड़ने वाली पक्षी है पेंगुइन। पेंगुइन क्या होता है? आपका पक्षी में इंक्लूड किया जाता है लेकिन ये उड़ता नहीं है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि पक्षी उनको बोलते हैं जो उड़ते हैं, लेकिन पेंगुइन पक्षी में ही इंक्लूड होता है लेकिन इसके पंख नहीं होते। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोर, सिंपल सा आंसर। एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू जैसा दिखता है, स्लॉथ। तो स्लॉथ जो होता है आपका रात्रि में घूमता है और ये भालू के जैसा दिखता है। ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है, तो डॉल्फिन। डॉल्फिन को क्या करना पड़ता है? बार बार पानी सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। और डॉल्फिन हमारा क्या है? नेशनल जलीय जीव भी है। आगे बात करेंगे, ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने या उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है, तो कॉकरोच। कॉकरोच आपका चलने का काम भी कर सकता है, चढ़ने का काम भी कर सकता है और उड़ने का काम भी कर सकता है। आगे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से गैस अवशोषित की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पादप यानी पेड़ पौधों के द्वारा जो एनवायरनमेंट से गैस लेते हैं वो मतलब जिसको वो ग्रहण करते हैं वो कौन सी होती है? आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और जो छोड़ते हैं तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन। कांटेदार नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक डैश प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ा रहा है आपके डेजर्ट एरिया वाले पौधों के बारे में, यानी कि मरुस्थलीय। एक वृक्ष का उदाहरण है, तो एक वृक्ष का उदाहरण क्या? आपका बरगद। कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें डैश तत्व नहीं होता है, तो यानी कि कीट भक्षी जैसे कि आपका हो गया नेफेंथिस, और एक दो पेड़ और हैं जो मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है
तो वहाँ पे आपके कीटभक्षी पौधे होते हैं, ये मेघालय वगैरह में पाए जाते हैं इस तरह के पौधे। तो उनमें किस तरह की कमी होती है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं वो? इन कीट पक्षियों को खाते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे कि द्विबीजपत्री पौधा है। तो सरसों का जो पौधा होता है वो द्विबीजपत्री होता है। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे पौधों में जल का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। जल की बात करेगा तो जाइलम, जैसे जाइलम। और खाने की बात करेगा कि पौधों में खाने का अवशोषण अधिग्रहण कैसे होता है, तो खाने का यानी कि फूड की बात कर रहे हैं हम, फूड। तो फैस है फाइलम। ठीक है। फूड खाना यानी कि फूड, फाइलम एफ, और जय जाइलम। जल की बात होगी जैसे जाइलम। ठीक है। आगे चलते हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को डैश क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? लवणोद्भिद दलदल के लिए। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? लवणोद्भिद दलदल के। आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। तो पौधों के में जो प्रजनन करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। शेक यानी कि लाइकेन है। लाइकेन अभी हमारा ऊपर भी आया था, सहजीवी। लाइकेन यानी, और आपका शैवाल और कवक क्या है? दोनों सहजीवी हैं। लौंग और केसर पौधे के डैश भाग से प्राप्त होते हैं, तो फूल वाले भाग से ये आपको मिलते हैं। घट पर्णी यानी कि निफेंथिस, अभी मैंने बताया था, ये आपका कैसा पौधा है? कीट पक्षी। इसको नाइट्रोजन कैसे मिलता है? कीड़ों को खा के। ठीक है, उनको मतलब उनसे नाइट्रोजन की ग्रहण करता है। नेपेंथिस पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में ये पादप पाया जाता है, तो मैंने बताया था आपको मेघालय में मिलेंगे इस तरह के पेड़ पौधे जो कीट भक्षी होते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करता है, तो ये पेड़ पौधे। ठीक है। पेड़ पौधे एवं जंतु को ये सूचित करता है, फ्लोरा और फोना। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है आपका सभी हरे पौधों द्वारा, जो है आपका प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। पृथ्वी का अपमार्जक है, तो पृथ्वी के अपमार्जक किसको बोलते हैं? जीवाणु एवं कवक को। क्या नाम है? जीवाणु एवं कवक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया डैश रंग में सबसे अधिक होती है, तो पौधों में जो है लाल कलर में जो है सबसे ज़्यादा आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है, तो हरे पेड़ पौधे आपका ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। जंतु जगत का जनक है, तो जंतु जनक के जो फादर बोलते हैं उनको बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु साहब जो है आपके जंतु जगत के फादर बोले जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे। रुधिर का रंग लाल होता है, तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जिन कारणों से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो डरने पर, ज़्यादा खुश होने पर, और दौड़ने भागने पर। तो जब आप दौड़ते हो तो भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जब आप डरते हो, किसी चीज़ का डर लगता है, तो भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तब भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या फिर आप एक्साइटमेंट होते हो किसी चीज़ के लिए। ठीक है। हृदय का कार्य है आपका खून को पंप करना। रक्त समूहों में कौन सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो ए बी। जो आपका ए बी ब्लड होता है वो क्या होता है आपका? सार्वभौमिक होता है, यानी कि सभी से ले लेता है वो, लेकिन वो दिया किसी को नहीं जाता। ले सबका लेगा। एक ए का भी चढ़ जाएगा, इनको बी भी चढ़ जाएगा, ए बी वाला तो चढ़ ही जाएगा, और ओ भी चढ़ जाएगा। ठीक है। सर्वदाता कौन सा होता है आपका? ओ। आगे चलेंगे। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है? अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है,
जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम्स की क्रिया तेज हो जाती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह जानवर या जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो आपके चूहे चूहे के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और जिससे वो लंबे ना हो ज़्यादा, तो चूहे क्या करते हैं, चीज़ों को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। ठीक है, और कुतरने से क्या होगा, उनके दांत घिसते हैं तो वे लंबे नहीं हो पाते, लेकिन उनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3